नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। सिमडेगा में तालाब में डूबने से 3 मासूम बेटियों की दर्दनाक मौत, पूरे गांव में पसरा मातम। छठ महापर्व की खुशियों के बीच झारखंड के सिमडेगा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। बानो प्रखंड के निमतूर गांव में रविवार शाम नहाने के दौरान 3 मासूम बच्चियों की तालाब में डूबकर मौत हो गई है। इस हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम गांव की 3 बच्चियां खुशबू कुमारी 6 साल की, प्रमिका कुमारी 5 साल की और सीमा कुमारी 7 साल की घर से पास के तालाब में नहाने गई थी। उस समय उनके परिजन घर पर मौजूद नहीं थे। देर शाम जब बच्चियां वापस नहीं लौटी तो परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान ग्रामीणों ने तालाब में एक बच्ची का शव तैरता देखा। तुरंत स्थानीय लोगों ने तीनों को बाहर निकाला और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बानो ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। देर रात जिला परिषद सदस्य बिरजो कंडुलना अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मिलकर सांत्वना दी है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए सिमडेगा सदर अस्पताल भेज दिया है। सिमडेगा विधायक एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूसड़ बाड़ा ने तीनों बच्चियों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह न केवल बानो प्रखंड बल्कि पूरे जिले के लिए एक अपूरणीय क्षति है। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, कमांडर रविंद्र गंझू की पत्नी गिरफ्तार। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के कमांडर रविंद्र गंझू की पत्नी को आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहने के आरोप में रविवार को झारखंड के लोहरदगा जिले से गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लातेहार और लोहरदगा में आपराधिक कानून अधिनियम के तहत दर्ज की कई मामलों में वांछित ललिता देवी को जोबांग इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले पर बात करते हुए लातेहार के पुलिस अधीक्षक एसपी कुमार गौरव ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद देवी को जेल भेज दिया गया है। एसपी ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। देवी पहले भी जेल जा चुकी है और वह लंबे समय से फरार थी। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि देवी का पति झारखंड का एक कट्टर माओवादी है, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि लोहरदगा में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के पास भी गंझू के खिलाफ कई मामले लंबित हैं। इस मामले पर बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गंझू सालों से गिरफ्तारी से बच रहा है और झारखंड में माओवादी गतिविधियों को जारी रखने में उसकी अहम भूमिका रही है। पहला अर्घ्य आज, व्रती देंगे डूबते सूर्य को दूध व गंगा जल से अर्घ्य। 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए से हुई थी। रविवार 26 अक्टूबर को खरना मनाया गया, जब व्रती ने रात में खीर का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया है। आज 27 अक्टूबर 2025 को छठ का पहला अर्घ्य दिया जाएगा, जो षष्ठी तिथि पर होता है। पहले अर्घ्य के दिन व्रती दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को किसी तालाब, नदी या जलकुंभ में जाकर सूर्य देवता की उपासना करती हैं। डूबते सूर्य को दूध और गंगा जल से अर्घ्य दिया जाता है। परंपरा के अनुसार तांबे के लोटे में दूध और जल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। छठ पूजा में सूर्यदेव को 2 बार अर्घ्य दिया जाता है। पहला अर्घ्य संध्या काल में अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाता है, जबकि दूसरा अर्घ्य प्रातः काल में उदयमान सूर्य को अर्पित किया जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ है जीवन में जो भी मिला उसके प्रति कृतज्ञ रहना। यह हर अंत के साथ नए आरंभ का संदेश देता है। उषा अर्घ्य, उगते सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ है नवजीवन, जागरण और नई ऊर्जा का प्रतीक। यह रात के अंधकार के बाद जीवन में नई शुरुआत का संदेश देता है। इस तरह छठ पूजा केवल परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक संदेश और जीवन के प्रति आभार का पर्व भी है। पलामू में सोन नदी में डूबे युवकों के शव बरामद। खरना पर नहाने गए थे 3 युवक, मरने वाले बिहार के रहने वाले। गांव में पसरा मातम। पलामू में खरना के अवसर पर सोन नदी नहाने गए 3 युवकों की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पोखराही गांव के समीप सोन नदी में डूबे तीनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। घटना रविवार की दोपहर हुई थी, जब युवक खरना स्नान के लिए नदी में उतरे थे, तभी गहरे पानी में चले गए। मृतकों की पहचान बिहार के शेरघाटी निवासी अंकुश पासवान, नवीनगर के इटावा निवासी आदर्श चंद्रवंशी और पोखराही गांव के रजनीश चंद्रवंशी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार नदी में डूबने की घटना के बाद प्रशासन और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने देर रात तक खोज अभियान चलाया। अंकुश और आदर्श के शव रविवार देर शाम बरवाडीह गांव के सामने से मिले थे, जबकि तीसरे युवक रजनीश का शव सोमवार सुबह करीब 7 बजे
दंगवार के डुमरहता गांव के पास सोन नदी से बरामद किया गया है। हुसैनाबाद के सीओ पंकज कुमार ने बताया कि रजनीश का शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद उसे बाहर निकाला गया। तीनों शवों को एम्बुलेंस से अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक रविवार को खरना के दिन तीनों युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ सोन नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान नहाते नहाते वे गहरे पानी में चले गए और डूब गए थे। घटना की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने शोर मचाया और स्थानीय गोताखोरों को बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुमला के आदर गांव में जंगली हाथी का आतंक, दुकानों के शटर तोड़े, धान के बीज खाएं, ग्रामीणों में दहशत। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। गुमला के घाघरा प्रखंड स्थित आदर गांव में जंगली हाथी ने लोगों के लिए डर का माहौल पैदा कर दिया है। हाथी ने स्थानीय दुकानों को निशाना बनाया। श्रीमाली बीज भंडार व रिया शू हाउस के शटर तोड़ दिए। बीज भंडार में रखे धान के बीज भी हाथी ने खा लिए। हाथी की आवाज सुनकर ग्रामीण घरों से बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। इस प्रयास से हाथी को थोड़ी देर के लिए भगाया गया, लेकिन वह आदर हाई स्कूल के टोंगरी के पास डेरा डाले रहा। हाथी की गतिविधियों से गांव में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हो गए हैं, जिससे हालात और भी तनावपूर्ण हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथी अचानक बाजार में प्रवेश कर दुकानों को नुकसान पहुंचा रहा था। ग्रामीणों ने हाथी को भगाने के लिए शोर मचाया, लेकिन यह खतरा अभी भी टला नहीं है। हाथी की उपस्थिति से बच्चों और महिलाओं में डर का माहौल है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। विभाग के अधिकारी हाथी को गांव से दूर भगाने का प्रयास कर रहे हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों से हाथी के पास न जाने, उसके साथ छेड़छाड़ न करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। झारखंड में 4 दिन भारी बारिश, बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर। कई जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है हवा की रफ्तार। झारखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन का असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। आसमान में बादल छा गए हैं, तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 28 से 31 अक्टूबर तक झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बताया गया कि 28 अक्टूबर के शाम तक चक्रवाती तूफान मोन्था आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास समुद्र तट से टकराएगा, जिसका असर झारखंड में भी दिखेगा। इसके चलते राज्य में तूफान की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 अक्टूबर को सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गढ़वा और पलामू में हल्की बारिश हो सकती है। अगले दिन 28 अक्टूबर को सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खुंटी और गुमला में भारी बारिश के आसार हैं। 29 अक्टूबर को बारिश का दायरा बढ़ेगा और सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, जमताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश की संभावना है। 30 अक्टूबर को रांची, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, खुंटी, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा और लतेहार में झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं 31 अक्टूबर को गिरिडीह, धनबाद, जमताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम केंद्र के निर्देशक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने इस सिस्टम के कारण झारखंड के ज्यादातर जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं का खतरा रहेगा। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर से मौसम में स्पष्ट बदलाव दिखेगा और 31 अक्टूबर तक स्थिति बरकरार रह सकती है। इस दौरान किसानों और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। भारत ने रांची में रचा इतिहास, चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का बना सरताज। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के एथलीट्स ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 3 दिनों तक चले इस रोमांचक टूर्नामेंट में भारत ने 20 स्वर्ण और 20 रजत और 18 कांस्य पदक सहित कुल 58 पदक हासिल किए हैं। इस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ भारत ने घरेलू धरती पर दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स मंच पर अपना वर्चस्व फिर साबित किया है। श्रीलंका ने इस प्रतियोगिता में कड़ा मुकाबला पेश करते हुए 16 स्वर्ण और कुल 40 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं नेपाल ने 2 रजत और 4 कांस्य के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बांग्लादेश ने 3 कांस्य, मालदीव ने 1 कांस्य, जबकि भूटान इस बार कोई पदक नहीं जीत पाया है। इस चैंपियनशिप के अंतिम दिन कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं, जिनमें कई नए मीटर रिकॉर्ड भी बने हैं। भारत के साथ साथ अन्य देशों के एथलीट्स ने अपने दम पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। युवाओं के लिए खुशखबरी, ELI योजना के तहत मिलेगा रोजगार।
श्रम नियोजन और कौशल विकास विभाग ने केंद्र प्रायोजित पीएम विकसित भारत योजना के तहत रोजगार संबंधित प्रोत्साहन योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की है। ईएलआई योजना के तहत युवाओं के रोजगार सृजन और उन्हें वित्तीय लाभ देने का प्रावधान किया गया है। श्रम विभाग अंतर्गत रांची और चतरा नियोजनालय ने इसके लिए विज्ञापन जारी किया है। शेष जिलों में विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। विज्ञापन में कहा गया है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ईएलआई की शुरुआत रोजगार सृजन, रोजगार परकता बढ़ाने एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। ऐसे में सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों, कंपनी एवं औद्योगिक संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मी और पहली बार रोजगार पाने वाले युवक युवतियों को ईएलआई योजना का लाभ उठाना चाहिए। योग्य अभ्यर्थी या संस्थान योजना की विस्तृत जानकारी नियोजन दफ्तर या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट से ले सकते हैं। सड़क हादसे में पति की मौत, पत्नी घायल। गुमला में रिश्तेदार के यहां से लौट रहे थे घर, अचानक बाइक के ठीक सामने आया बैल। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के किरतो बेंदोरा के पास सड़क हादसे में 45 वर्षीय बसंत महतो की मौत हो गई है, जबकि उनकी पत्नी पकली देवी गंभीर घायल है। जानकारी के अनुसार बसंत महतो अपनी पत्नी के साथ बाइक से लौट रहे थे, तभी अचानक सड़क पर एक मवेशी बैल आ गया। बैल को बचाने की कोशिश में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए थे। आसपास के लोगों ने तुरंत दोनों को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना के बाद दोनों को गुमला लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही बसंत महतो की मौत हो गई। उनकी पत्नी पकली देवी का इलाज फिलहाल गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। मृतक बसंत महतो और उनकी पत्नी पकली देवी डुमरी थाना क्षेत्र के हुंटार बरटोली गांव के निवासी थे। वे 3 दिन पहले अपने रिश्तेदारों के घर भैया दूज मनाने गए थे। घर लौटते वक्त यह हादसा हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साहिबगंज में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या। बरहट थाना क्षेत्र के केशाफूले स्थित बंद पड़े कोयला के अवैध खदान से 25 साल के जितेंद्र मुंडा का शव पुलिस ने बरामद किया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। रविवार को बरहट थाना पुलिस को खदान में शव मिलने की सूचना मिली, तब बरहट थाना प्रभारी पवन कुमार, अशोक कुमार सिंह, विट्टू कुमार साहब पुलिस के साथ दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर कोयला खदान से शव बरामद किया। शव की पहचान जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के जितेंद्र मुंडा के रूप में की गई। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने एक स्कूटी भी बरामद किया है। मामले में थाना पुलिस ने गांव के 4 लोगों को हिरासत में लिया है। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के जितेंद्र मुंडा 16 अक्टूबर को मुगदी गांव में अपनी कथित प्रेमिका से मिलने पहुंचे थे, जिसकी जानकारी उसके पति को मिली। वह भी घर पहुंच गया और सभी लोगों ने एक साथ रात में खाना खाया। फिर प्रेमिका के पति ने जितेंद्र को अपने 3 साथी मुगदी बाबूधन हेम्ब्रम, सुनील हांसदा, मुंडो हांसदा के साथ मिलकर डंडे लाठी से मारकर हत्या कर दी और शव को प्लास्टिक में लपेटकर मुगदी कैसा पुली के अवैध खदन में फेंक दिया। बाइक को भी वहीं ठिकाने लगा दिया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बस से महिला यात्री का सामान का बैग गायब। छठ पर हजारीबाग से मायके जा रही थी महिला। बैग में थे 1,40,000 रुपए के जेवर और पैसे। छठ पर्व पर मायके जा रही एक महिला का कीमती सामान से भरा बैग रहस्यमय तरीके से बस से गायब हो गया है। जानकारी के मुताबिक कोडरमा जिले के महेशपुर निवासी ललिता कुमारी गैरा ट्रैवल्स की बस से हजारीबाग से अपने मायके लौट रही थी। बताया जा रहा है कि बैग में करीब 1,40,000 रुपए के सोने चांदी के जेवर और 10,000 रुपए नकद थे। महिला ने बताया कि ललिता कुमारी हजारीबाग के झुरझुरी गांव अपने ससुराल से छठ पूजा मनाने अपने मायके महेशपुर जा रही थी। बस में भीड़ ज्यादा थी, जिसके कारण कंडक्टर ने उनसे बैग सीट के ऊपर बने कैरियर पर रखने को कहा। उन्होंने अपना एक झोला और एक बैग ऊपर रख दिया। कुछ देर बाद जब बस कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के महेशपुर चौक पहुंची और ललिता उतरने की तैयारी करने लगी तो देखा कि झोला तो वही है, लेकिन बैग गायब हो चुका है। उन्होंने तुरंत बस में चारों ओर खोजबीन की, यात्रियों और कंडक्टर से पूछताछ की, लेकिन किसी को बैग के बारे में कुछ पता नहीं था। ललिता कुमारी ने बताया कि गायब हुए बैग में सोने और चांदी के गहने रखे थे। उन्होंने बताया कि बस में चढ़ते समय सब कुछ सामान्य था, लेकिन भीड़ और अफरा तफरी के बीच किसी ने मौका पाकर बैग गायब कर दिया है। घटना की जानकारी उन्होंने अपने पति मुन्नालाल प्रसाद को भी दे दी है। छठ पूजा को लेकर शहर में वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक, वन वे होगी सड़क। छठ पूजा के मौके पर शहर में सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूट जारी किए हैं। आज से निर्धारित रूट पर ही वाहन चलेंगे। जारी निर्देशों के अनुसार रात 9 बजे तक और 28 अक्टूबर को तड़के 2 बजे से सुबह 9 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस अवधि में पूजा टॉकीज से सिटी सेंटर और सिटी सेंटर बेकार बांध चौक से पूजा टॉकीज की ओर आने जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों के लिए नो एंट्री रहेगी।
नोटों से सजा ऑटो रिक्शा बना चर्चा का विषय, देखने के लिए उमड़ी भीड़। सोमवार को मांडर की सड़कों पर एक अनोखा और दिलचस्प नजारा देखने को मिला है, जब एक ऑटो रिक्शा भारतीय मुद्रा के नकली नोटों की प्रिंटिंग से पूरी तरह सजावट से लिपटा हुआ दौड़ता रहा। इस अनोखे ऑटो ने पूरे क्षेत्र में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और कौतूहल का विषय बना रहा। ऑटो की बाहरी बॉडी पर 10, 50, 100, 200 और 500 के नोटों की छपाई वाले कागज चिपकाए गए थे। दूर से देखने पर यह ऑटो रिक्शा पूरी तरह से नकदी से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे यह ऑटो मांडर बाजार और आसपास के क्षेत्रों से गुजरा, इसे देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अनोखी सजावट को देखकर बच्चे और युवा विशेष रूप से उत्साहित दिखे और उन्होंने इस चलते फिरते नोटों के बंडल वाले ऑटो के साथ अपने मोबाइल फोन से वीडियो और तस्वीरें भी ली हैं। यह अनोखी सजावट चर्चा का विषय बनी रही। रामगढ़ में महापर्व छठ को लेकर तैयारी पूरी, आकर्षक रूप से सजे छठ घाट। रामगढ़ में लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। शहर के सभी घाटों को सजाया गया है। पूजा कमेटी, स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन की ओर से घाटों की सफाई, रंगाई पुताई और छठ व्रतियों के जाने वाले रास्ते पर आकर्षक लाइटिंग लगाई गई है। हर ओर भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। छठ घाटों पर सुरक्षा और सफाई के लिए रामगढ़ पुलिस और जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे इलाके में छठ मैया के भक्ति गानों से पूरा शहर भक्तिमय हो चुका है। आकर्षक तौर पर विद्युत सजाई गई है, जो देखने में काफी आकर्षक दिख रही है और लोगों को और भक्तों को लुभा रही है। छठ पूजा के दौरान चारों ओर दूधिया रोशनी और जगमगाते बल्ब इस भक्तिमय वातावरण और भी बेहतर बना रहे हैं। आकर्षक और भव्य रूप से पूरे घाट को सजाया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से किए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिले के कई छठ घाटों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सड़क हादसा, घायल तड़पता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे, समाज सेवी निरंजन यादव ने बचाई जान। जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। महागामा मेहरमा NH 133 पर घोरीचक पेट्रोल पंप के पास एक ऑटो और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक गंभीर घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। वह तड़प रहा था, लेकिन मौके पर मौजूद लोग मदद करने के बजाय मोबाइल से वीडियो और फोटो बनाने में व्यस्त रहे। हादसे के कुछ मिनटों तक घायल युवक सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। भीड़ में से कोई भी उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। कई लोग तमाशबीन बने घटना स्थल पर खड़े रहे। इसी दौरान परसा गांव के समाज सेवी निरंजन यादव वहां से गुजर रहे थे। स्थिति देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने बिना देर किए अपनी वाहन रोकी और घायल युवक को उठाकर अपने निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महागामा पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया है। घाटशिला उपचुनाव में सोरेन वर्सेस सोरेन, दांव पर दो दिग्गजों की शाख। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर सोरेन बनाम सोरेन की लड़ाई देखने को मिल रही है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव न सिर्फ दो नेताओं की साख का सवाल है, बल्कि कोलाहल की सियासी दिशा भी तय करने वाला रण बन चुका है। दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई सीट पर झामुमो ने उनके बेटे सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के कभी कद्दावर नेता रहे चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन पर फिर दाव लगाया है। दोनों ही संथाल समाज से हैं, इसलिए यह मुकाबला सामाजिक संतुलन और राजनीतिक परंपरा दोनों की परीक्षा बन गया है। बाबूलाल को पिछले चुनाव में भी भाजपा ने इस सीट से उम्मीदवार बनाया था। 11 नवंबर को होने वाले मतदान के नतीजे न सिर्फ घाटशिला की नई सियासी तस्वीर तय करेंगे, बल्कि यह भी संकेत देंगे कि झारखंड की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किस दिशा में सोच रही है। घाटशिला की धरती इस बार सत्ता, साख और सामाजिक समीकरणों की सबसे बड़ी परीक्षा का मैदान बन चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए घाटशिला सीट प्रतिष्ठा की पहचान बन चुकी है। पार्टी इसे हर हाल में बरकरार रखना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छठ पर्व के बाद खुद प्रचार की कमान संभालेंगे और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की महिला मतदाताओं के बीच जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। झामुमो की महिला सांसद और विधायकों की टीमें भी गांव-गांव जाकर महिला मतदाताओं को साधने में जुटी हुई है। SBI करेगा 3,500 अधिकारियों की नियुक्ति, सेवा विस्तार और डिजिटल सुरक्षा को मिलेगा मजबूती। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने संचालन को मजबूत करने और ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर भर्ती अभियान चलाने की घोषणा की है। बैंक आने वाले 5 महीने में लगभग 3,500 अधिकारियों की नियुक्ति करने जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य देश भर में शाखाओं, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम, साइबर सुरक्षा और प्रशासनिक संरचना को और ज्यादा सुदृढ़ बनाना है। SBI के उप प्रबंध निर्देशक और मुख्य विकास अधिकारी किशोर कुमार पोलू दासो ने बताया कि बैंक की भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके के आगे बढ़ रही है और निगरानी बड़े पैमाने पर की जा रही है, ताकि योग्य और दक्ष उम्मीदवारों को अवसर मिल सके।
धनबाद पुलिस के हाथों चढ़े बिहार के अपराधी दुकानों की कर रहे थे रेकी। बड़ी वारदात देने की थी तैयारी। देसी कट्टा और बाइक बरामद। धनबाद पुलिस ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय डकैती गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम ने बताया कि त्योहारों के दौरान विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में 2 युवकों को बाइक सहित रोका। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम दिलीप यादव और अजय कुमार बताया है। तलाशी के दौरान उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार दोनों आरोपी बिहार के मोतिहारी के निवासी हैं। दोनों पर बिहार के मोतिहारी और अररिया जिले में डकैती के कई मामले दर्ज हैं। ये पहले भी जेल जा चुके हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे धनबाद में कई आभूषण दुकानों की रेकी कर रहे थे। जल्द ही बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस के अनुसार ये आरोपी पहले इलाके में व्यापारियों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और फिर रात के समय डकैती की योजना को अमल में लाते हैं। दोनों ने यह भी बताया कि उनके गिरोह के कुछ सदस्य अभी बिहार में सक्रिय हैं। वे हथियार और वाहनों की सप्लाई का काम करते हैं। डीएसपी नौशाद आलम ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराधियों के मोबाइल फोन और संपर्क सूत्रों की जांच की जा रही है। घाटशिला के अमित महतो ने खेती को करियर बनाया। ट्रेनिंग और तकनीक की बदौलत की तरक्की। शिमला मिर्च स्ट्रॉबेरी उपजा बने आत्मनिर्भर। अमित महतो ने कहा है कि मैं इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर की माली हालत को देखते हुए रोजगार की तलाश में जुट गया था। रोजगार के लिए कई जगह हाथ पांव मारा पर ढंग का काम नहीं मिला। उसके बाद एक एनजीओ से जुड़ा जो कृषि के लिए काम करता था। 3 साल तक कृषि के लिए किसानों को प्रोत्साहन का काम किया। इसी से प्रेरणा मिलने के बाद क्यों न खुद की खेती शुरू की जाए, ऐसा सोचा। इसके लिए दारासाई कृषि विज्ञान केंद्र से तकनीकी मदद ली। परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया करने का सोचा। ऐसी फसल लगाने का रिस्क लिया जो इस क्षेत्र में नहीं होता है। उसके बाद इसमें ऐसा जुड़ा कि अब दूसरे किसानों को प्रेरित करता हूं। इंटरमीडिएट करने के बाद मैंने तय किया कि मैं खेती बाड़ी को ही अपना करियर बनाऊंगा। आज मेरी सालाना आय करीब 6 लाख रुपए है और मैं खुश हूं। खेती के साथ मछली, बत्तख और बकरी पालन भी करता हूं। 2 पाली हाउस बनाकर बैंगन, टमाटर, मिर्च, करेला जैसी सब्जियों का उत्पादन शुरू किया है। इसके अलावा 4 एकड़ जमीन पर शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, नेनुआ, लौकी और खीरा साल भर उगता है। अपने छोटे भाई सुमित महतो को अमित बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करा रहे हैं। पिता अनिल महतो और परिवार के अन्य सदस्य भी कृषि कार्य में उनकी मदद करते हैं। पॉली हाउस में साल में 3 बार सब्जियों का चारा उगाते हैं। करीब 25 दिनों में तैयार होने वाला चारा 1.5 रुपए प्रति यूनिट बिकता है। पूरे कोल्हान में इसका वितरण करते हैं। इससे सालाना 2-3 लाख रुपए की आय होती है। अब किसान बीज की बजाय चारा उगाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि इससे फसल जल्दी तैयार होती है, नुकसान भी कम होता है। चाईबासा में फ्रांसीसी पर्यटक पहुंचे मझगांव। हो जनजातीय जीवन दर्शन संग्रहालय ने खींचा ध्यान। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड के मध्य विद्यालय देवघर स्थित हो जनजातीय जीवन दर्शन संग्रहालय में रविवार को फ्रांस से आए 5 सदस्यीय दल ने भ्रमण किया। यह दल इस ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जिला सचिव अनमोल पाट पिंगुआ की अगुवाई में पहुंचा था। फ्रांसीसी पर्यटकों ने संग्रहालय में संरक्षित वस्तुओं का अवलोकन किया है और हो जनजाति के जीवन दर्शन व परंपराओं का गहराई से अध्ययन किया है। उन्होंने प्रदर्शित वस्तुओं की तस्वीरें खींची और उनकी उपयोगिता से संबंधित जानकारियां अपनी डायरी में दर्ज की है। संग्रहालय पहुंचने पर विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावकों ने उनका स्वागत आदिवासी परंपरा के अनुसार किया है। मेहमानों को हाथ धुलाकर, फूल मालाएं पहनाकर और पत्तों की पारंपरिक टोपी देकर सम्मानित किया गया है। इसके बाद नगाड़े की थाप पर स्कूली बच्चों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर मेहमानों को संग्रहालय तक पहुंचाया है। स्वागत दल में विद्यालय प्रभारी जगदीश चंद्र सावैया, विज्ञान शिक्षक देवानंद तिरिया, हो भाषा शिक्षक सुभाष हेम्ब्रम, प्रशिक्षक बलभद्र हेम्ब्रम, ग्राम मुंडा श्याम पिंगुआ, एसएमसी अध्यक्ष चंद्रमोहन पिंगुआ, बाल संसद अध्यक्ष संगीता पूर्ति सहित कई अभिभावक मौजूद थे। गौरतलब है कि 2017 में तत्कालीन कोल्हान क्षेत्रीय शिक्षा उपनिर्देशक अरविंद विजय बिलुंग की प्रेरणा से इस संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अब यह संग्रहालय विदेशी मेहमानों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जिससे विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक और स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। छठ व्रती के घर अचानक पहुंचे डीसी, एसपी, एसडीओ, खाया खरना प्रसाद और छठ व्रती को किया नमन। ग्रामीण हुए भावुक। छठ महापर्व की शाम जिले में एक भावुक दृश्य देखने को मिला है। बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा, पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह और चांस की एसडीओ प्रांजल ढांडा और बेरमो एसडीओ मुकेश मछुआ अचानक बेरमो प्रखंड के दक्षिणी पंचायत खटाल स्थित रवि निषाद के साधारण एल्बेस्टर के छोटे घर में पहुंचे। यहां चल रहे खरना पूजा में शामिल होकर अधिकारियों ने छठ व्रती महिला को
नमन किया और पूरी सादगी से बने प्रसाद को श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों की आंखों में भावनाएं स्पष्ट देखी जा सकती थी। आम परिवार के घर में जिले के शीर्ष अधिकारियों का पहुंचना सरकारी पद और जनता के बीच की दूरी को पाटने वाला मानवीय क्षण बन गया। डीसी अजय नाथ झा ने इस अवसर पर कहा कि छठ महापर्व हमारे समाज की आत्मा है। इसमें न दिखावा है न भेदभाव। यह आस्था, सादगी और अनुशासन का पर्व है। आपकी श्रद्धा और भक्ति में ही हमारी आस्था है। एसपी हरविंदर सिंह ने कहा कि ऐसे पर्व हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। प्रशासन जनता से अलग नहीं बल्कि जनता का ही हिस्सा है। जमशेदपुर की लग्जरी बसों में आग लगने का खतरा, दुर्घटनाओं से भी नहीं जागा प्रशासन। जमशेदपुर के मानगो स्टैंड से रवाना होने वाली लग्जरी बसों में आग लगने की स्थिति में यात्रियों को बचाना बेहद मुश्किल हो सकता है। कारण यह है कि यहां चलने वाली अधिकांश बसों में कोई भी सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं है। मानगो बस स्टैंड से रोजाना 100 से ज्यादा लग्जरी बसें रांची, पटना, छपरा, कोलकाता, भुवनेश्वर और पुरी जैसे शहरों के लिए रवाना होती हैं। इन बसों में एसी और स्लीपर सीटों की सुविधा तो है, लेकिन अग्नि सुरक्षा के मानक लगभग ना के बराबर हैं। एसी बसों में आग लगने का मुख्य कारण अक्सर विद्युत तारों में शॉर्ट सर्किट या कूलिंग सिस्टम की खराबी बताई जाती है। कई बार अधिक लोडिंग या रखरखाव की कमी के चलते भी हादसे हो जाते हैं। पिछले 3 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिससे बस संचालक संघ और यात्री दोनों चिंतित हैं। शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के चिंटाटेकुर के पास एक लग्जरी बस के पलटने के बाद उसमें आग लग गई थी, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके अगले ही दिन 2 और हादसे हुए हैं। एक दिल्ली से गोंडा जा रही वातानुकूलित बस में आग लगी, जो पूरी तरह जलकर राख हो गई है। वहीं शिवपुरी जिले के पिछोर से इंदौर जा रही एक यात्री बस भी आग की लपटों में घिर गई। सौभाग्य से इन घटनाओं में समय रहते यात्रियों की जान बचा ली गई। गुमला में आपसी विवाद के दौरान हिंसक झड़प, बकरी के धान खाने को लेकर हुआ विवाद, आपस में ही करने लगे मारपीट। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र स्थित असरो गांव में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। स्थानीय निवासी दयानंद ने बताया कि उनका धान का खेत देवानंद की बकरी के कारण नुकसान हुआ है। जब उनके बेटे ने बकरी को भगाने का प्रयास किया तो देवानंद यादव अपने भाइयों और समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। वहां गाली गलौज के बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। मामला हाथापाई तक पहुंच गया है। सूत्रों के अनुसार देवानंद यादव अपने साथ दर्जनों महिला और पुरुषों लाठी, डंडा और टांगी लेकर पहुंचे और दयानंद पर हमला कर दिया। हमला होते देख दयानंद अपने घर में घुस गए। उन्होंने सिसई पुलिस को सूचना दी। इस हमले में दयानंद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। परिजनों ने इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना की सूचना मिलते ही सिसई पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची है। पुलिस को देखकर हमलावर उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस वाहन पर पथराव किया। इस हमले में पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। वाहन चालक को हल्की चोटें आई हैं। बाद में पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाकर स्थिति को नियंत्रण में किया है। दयानंद ने बताया कि पहले भी विवाद होता रहा है। छठ से पहले चास में गंदगी का अंबार, नगर निगम पर लापरवाही के आरोप, डीसी ने दिए सख्त निर्देश। छठ पूजा को देखते हुए जिले भर में सफाई अभियान तेज किया जा रहा है, लेकिन चास नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर के कई इलाकों में गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। जगह जगह कूड़े कचरे का ढेर जमा हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को दुर्गंध और अस्वच्छ वातावरण का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों का कहना है कि नगर निगम द्वारा नियमित रूप से सफाई नहीं कराई जा रही है। इस संबंध में उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और आने वाले दिनों में हालात में सुधार देखने को मिलेगा। डीसी ने बताया कि सफाई कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक अनिवार्य रूप से सफाई कार्य करें। जरूरत पड़ने पर रात में भी सफाई अभियान चलाया जाए। किसी भी मोहल्ले या सड़क किनारे कचरा जमा न होने दिया जाए। डीसी ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया कि सिवंडीह से ITI मोड़ तक 4 लेन के किनारे प्लास्टिक और अन्य कचरे का बड़ा जमाव है। इसे हटाने के लिए विशेष सफाई योजना बनाई गई है और लक्ष्य रखा गया है कि दिसंबर तक यह पूरा इलाका पूरी तरह साफ हो जाएगा। उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधक को भी इस अभियान में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।